नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रिक जर्नी पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये फिजिक्स की हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ होता है कि यह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, यह प्रकाश का पूरा शोषण करता है, वह लाल रंग का शोषण करता है, वह नीले रंग का शोषण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि कोई कुर्ता कमीज सफेद है तो इसका अर्थ होता है कि यह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े पहनने को वरीयता दी जाती है। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा जिस रंग की प्रकाश के तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तथा जिस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका एक उदाहरण आकाश रंग है जो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला, सफेद, काला, लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नीला। आइए जानते हैं कैसे। आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती है। इसी कारण कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश बैंगनी नीला किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और हम तक बैंगनी किरणें ही अधिकाधिक पहुंचती है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेंटिन, वेनेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन जो है हमारा सोलर सेल से उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया होता है। यह सेल सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोखता है तथा इसे विद्युत ऊर्जा में अन्य युक्तियों के माध्यम से बदलता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की किरणें सूक्ष्म तरंगों के रूप में आती है जबकि धरती से दीर्घ तरंग के रूप में लौटती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लाइट ट्रेवल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड इन। प्रकाश की गति अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, प्रकाश की जो गति होती है मैक्सिमम हमारे वैक्यूम में होती है। आइए जान लेते हैं कैसे। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि निर्वात में किसी पदार्थ की उपस्थिति न होने के कारण प्रकाश की गति विवर्तित, अपवर्तित या धीमी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c द्योतक है ध्वनिक वेग का, प्रकाश गति का, प्रकाश तरंगदैर्ध्य का एक स्थिरांक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, प्रकाश गति का जो है हमारा c दर्शाता है। आइए जान लेते हैं कैसे। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c द्योतक है प्रकाश गति का। E=mc² में E का मतलब ऊर्जा होता है जो किसी भी इकाई में स्थित है, वही m का मतलब द्रव्यमान और c का मतलब प्रकाश गति है। इस सूत्र का मतलब यह हुआ कि किसी भी इकाई के कुल द्रव्यमान को यदि प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात हो सकती है। आइंस्टीन के इस थ्योरी के अनुसार ऊर्जा का द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैंगनी जो है हमारा सबसे कम वेवलेंथ वाला यानी तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीली गैसें ऊपर जाती है, वायु में प्रदूषण विद्यमान है,
सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं। वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े हों तो उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश बैंगनी नीली किरणों का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का जो है हम यूज करते हैं। आइए जान लेते हैं। मोटर कारों में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं विस्तृत क्षेत्र का बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन अ रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज हेल्ड दैट हाउसहोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स आर। अभी हाल के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि घरेलू वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल गुड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट गुड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक ऐसी डिवाइस होता है जो कि फिक्स वैल्यू की वोल्टेज प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर मुख्य बिजली आपूर्ति वोल्टेज को स्थिर करता है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि घरेलू वोल्टेज स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री यानी कि गुड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से नियंत्रण में होता है। PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है PM10। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से PM10 के नियंत्रण में होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित में धूम वाहिका गैस के अत्यधिक आयनित क्षेत्र में पारित करने के लिए बनाया जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का उपयोग ऐश है और डलिंग से निपटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। उपरोक्त सभी संभावनाएं सही है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा लंबाई पर भी जो है हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर भी, नेचर मटेरियल पर भी यानी पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बात पर निर्भर करता है: चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए डायोड कैन बी यूज टू। डायोड का उपयोग किया जा सकता है विद्युत संकेत के परिवर्तन के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए यानी कि कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट में, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद्युत संकेत उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस गामा रेज गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायोड का मुख्यतः हम जो यूज करते हैं कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को एक दिश धारा यानी DC में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा का प्रवाह एक दिश होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। डायोड अर्धचालक से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए बैटरी यूज टू। एक बैटरी का प्रयोग होता है एक परिपथ में धारा मापन हेतु, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु, एक परिपथ में धारा को सीमित करने हेतु, एक परिपथ में धारा को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोवाइड करंट इन अ सर्किट, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
बैटरी का प्रयोग एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु किया जाता है। पावर आउटेज के दौरान बैटरी मुख्य रूप से बैकअप पावर प्रदान करती है। बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब इसे उपयोग में लाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बैटरियों का उपयोग मकान, स्वास्थ्य उपकरण, चिकित्सा, रसद निर्माण, सैन्य अभियानों, वाहनों आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चांदी जो है हमारे, इसकी विद्युत चालकता इन सभी पदार्थों से अधिक है। ये जान लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी वस्तुएं, धातुएं, अम्ल, क्षार, लवणों के जीव विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? रदरफोर्ड ने, रॉटजेन ने, मैक्सवेल ने, टॉरिसेली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉटजेन ने जो है एक्स किरणों का आविष्कार किया है। ये जानते हैं कब और कैसे किया। एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉटजेन द्वारा की गई थी। इसके उत्पादन हेतु कुलिज नलिका का उपयोग किया जाता है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिस इसकी तरंगदैर्घ्य 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन किरणों का निर्वात में वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। एक्स किरणें को रोटजन किरणें भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनी होती है? सीसा, एंटीमनी, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट से जो है हमारे पेंसिल की लेड बनी होती है। ग्रेफाइट से कागज पर सरलता से लिखा जा सकता है, इसलिए इसे पेंसिल की लेड बनाने में प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग विद्युत आर्क तथा शुष्क सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। CFL जिसका तापदीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट फ्लोरेसेंट लैंप, क्लीन फ्लोरेसेंट लैंप, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, केयर फ्री लैंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा CFL का जो फुल फॉर्म है हमारा वो है कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। CFL जिसका तापदीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरा नाम जो है हमारा कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है हमारा। तड़ित चालक भवनों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण यह विद्युत आवेश को पृथ्वी में भेज देता है। ऑप्शन ए है हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही विवेचना है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही विवेचना नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, आर सही है पर ए गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही विवेचना करता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तड़ित चालक भवनों को नष्ट होने से बचाते हैं। यह विद्युत आवेश की पृथ्वी में भेज देते हैं। वर्षा के समय आकाश में बादलों के घर्षण के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है और बादल आवेशित हो जाते हैं। हवा की अवरोधता उनके आवेश को पृथ्वी पर नहीं आने देती, परंतु अधिक आवेश हो जाने पर हवा की अवरोधता समाप्त हो जाती है और आवेश हवा को भेद कर चिंगारी के रूप में पृथ्वी पर चला आता है। विद्युत के इस विसर्जन को तड़ित कहा जाता है। इससे बचने के लिए भवनों में तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 एनएम, 200 से 280 एनएम, 280 से 320 एनएम, 400 से 600 एनएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी 200 से 280 एनएम। आइए जान लेते हैं। 200 से 280 एनएम विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है। 280 एनएम का विकिरण पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का परास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी किरणें एक्स किरण से ऊपर परंतु
दृश्य प्रकाश से नीचे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द सब्सटेंस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है कुचालक, प्रेरक, चालक, अर्धचालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चालक, कंडक्टर मुख्य रूप से कहते हैं। आइए जानते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाते हैं उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चालकों के इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं, जिससे यह अपनी स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तथा गति करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव अधिक होता है। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टेलीविजन जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार केवल एक ही दिशा में होता है। उसका अर्थ है कि प्रेषक द्वारा भेजा गया डाटा रिसीवर केवल डाटा प्राप्त कर सकता है, भेज नहीं सकता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन, रेडियो आदि। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। बेरिलियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की, जिरकॉन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एकीकृत परिपथ में जो प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रमुख अर्धचालक सिलिकॉन चिप की बनी होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना बहुत कम होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का अवरोध, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक है। इनमें साधारण ताप तथा निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत चालन संभव हो जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, परंतु सुचालक की चालकता घटती है। दोस्तों यह थे आज की क्लास के 22 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।